Guys, go through the last lecture notes. If you have any doubts, please ask. चलिए, ये बताइए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे? What was the last part? सर प्रॉपर्टीज ऑफ टोलुइन कर रहे थे। उसमें आपने दो बताए थे, दो पार्ट्स होते हैं अटैक के लिए, तो हमने वो अल्काइल वाला कर लिया, बेंजीन वाला करना है। Okay. ये सबके पास बुकलेट है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का? यस सर। तो निकालिए। यस सर। निकालिए। सर मैं बस अभी आया, आपने कुछ पढ़ाया नहीं था अभी तक। सबने बुकलेट ले ली बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 एक अटेम्प्ट करिए बेटा, होम असाइनमेंट 1 का। क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट करिए। होम असाइनमेंट 1 का है ये सारा जो भी मैंने दिया है। फटाफट ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए बेटा पहले। 6 क्वेश्चन अच्छा है। आंसर पीछे से मत देखना बेटा, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में लिखो फॉर दीज 4 क्वेश्चंस।
somebody is asking for booklet, बेटा किसी के पास होगा पीडीएफ तो आप भेज दो। या फिर कोई पिक्चर ही डाल दे इन क्वेश्चंस के लिए। हो पा रहे हैं क्वेश्चंस बेटा? अटेम्प्ट किया बेटा सबने? वेरी गुड यश। बाकी लोग भी शेयर करें बेटा आंसर्स। जस्ट राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, व्हाटएवर आंसर यू आर गेटिंग। साहिल वेरी गुड।
Onti, very good. Kisha, very good. चलिए डिस्कशन कर लेते हैं इन क्वेश्चंस का। आई होप सबने ठीक से अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैंने इसको आपको ग्राफिकल एनालिसिस समझाया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा ग्राफ मैंने आपको बनाया है ना। यहाँ पर रिएक्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ये जो ट्रांजिशन, अच्छा इंटरमीडिएट भी इट्स इजी फॉर यू, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसमें यहाँ पर ऐसे एक H कनेक्टेड है और यहाँ पर एक E ऐसे कनेक्टेड है और फिर वो रेजोनेंस करके भी ऐसे दिखा दे रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इंडिकेट करता है कि रेजोनेंस हो रहा है वहां पर, ठीक है ना। फिर क्या है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस ट्रांजिशन स्टेट में E ने अटैक किया था, तो H का जो बॉन्ड होगा वो तो कंप्लीट होगा और जो E वाला बॉन्ड है वो ऐसा है और ये पार्शियल बॉन्डिंग के साथ यहाँ ये अनटच्ड बॉन्ड्स है यहाँ वाले, ठीक है। इस वाले में ट्रांजिशन 2 में क्या हो रहा है कि इस बार H वाला बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन होगा, E विल बी कंप्लीटली फॉर्म। फिर से वही सिचुएशन है, अनटच्ड हो। तो क्लियरली पता चल रहा है कि किसकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी वाला, आप इसको सोच के कर सकते हो। तो क्लियरली आपको आंसर पता चल, है ना। इसको नोट कर लो बेटा, ये ग्राफिकल एनालिसिस आपको एकदम रटा होना चाहिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। So could you explain once again? और बेटा इसमें ये ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर भी लर्न किया था, लास्ट या लास्ट लेक्चर लर्न किया था। It is simple reaction mechanism of benzene, whether nitration you take or chlorination you take. In all the cases, there are actually two transition states and one intermediate. And just look at the intermediate and the reactant. You will get to know that which bond you have to write partially broken, which bond you have to write partially formed, which bond you have to write completely formed. तो इसमें आप देखोगे तो ये और इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर E नहीं है और यहाँ पर E आ रहा है, राइट। तो इसीलिए ये पार्शियली ब्रोकन। अब इसको इससे कंपेयर करो, यहाँ E है, H हट गया यहाँ से, राइट। H आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर E ऐसा लिख सकते हो। तो H हट रहा है, इसका मतलब है कि दिस CH बॉन्ड इज पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड। और ये पूरा ग्राफ देख के पता चल रहा है कि ये पीक पीक है यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट ये हाईएस्ट इसमें है, इसी का एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। Okay, sir. तो सर बेंजीन के सारे मैकेनिज्म में TS2 का एंथैल्पी TS1 से कम ही होगा ना? TS1 का TS2 से बिल्कुल से, वो मैं आपको बताऊंगा जहाँ पर वो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, तब तक के लिए आपको यही लेना है, ठीक है बेटा। सर Yes, sir. सर अब बिना ग्राफ के भी हम ये इंट्यूटिवली बोल सकते हैं ना कि जो पहला डबल बॉन्ड टूटता है उसमें के लिए एंथैल्पी ज्यादा ही होगी। नहीं नहीं, ऐसा हमेशा नहीं बोलते, वो तो Okay. आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा स्टेप RDS, जो स्टेप RDS होगा उसी का एनर्जी पीक हाईएस्ट होगा, ओके सर। ठीक है। अब 8th क्वेश्चन ले लो, एक 8th क्वेश्चन पिक कर लो। 8th क्वेश्चन में वो क्या है, ये CH3 है, ये CH3 होल थ्राइस है। अब ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड करता है, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये। और ऑफ कोर्स CH2OH में कोई OH डायरेक्टली तो अटैच नहीं, इसमें भी CH2 यानी दो हाइपर कॉन्जुगेशन है, उल्टा OH का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट। और CN क्या है बेटा, ये तो विड्रॉइंग ग्रुप है, वाया रेजोनेंस।
तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा बेंजीन में? ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, है ना। सो ये आंसर हो जाएगा 8th का ए। 6th का भी मेरे ख्याल से ए ही आंसर निकल रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को? ये भी आप लिख लीजिएगा। अब भी 10th क्वेश्चन आप देखो। 10th क्वेश्चन में क्या है? सर सेम एक चीज मिनट एक मिनट। कॉपी। ये बेटा देखिए 10th क्वेश्चन में क्या खास बात है कि ये 10th क्वेश्चन में NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बट ये वीकली है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। जबकि ये क्या है? स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग कैटेगरी में आता है। OH क्या है? OH तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना। और ये इसको आप स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग में भी डाल सकते हो। CH3 क्या है? ये भी एक्टिवेटिंग है। अच्छा CH3 तो है ही नहीं इसमें, तो ये 3 से ही काम चल जाएगा। एक तो प्योर बेंजीन है, इसका मतलब है कि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग विल डिक्रीज, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की इंक्रीज करेगी, और बेंजीन में तो अनचेंज। तो सबसे बढ़िया कौन सा होगा? सबसे अच्छा होगा इसमें 4, है ना, फिर 1, फिर 3, फिर 2, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसमें किसी को कंफ्यूजन है बेटा? If no confusion, then you can write each and everything, whatever we are discussing, you write it down. Sure, done.
12th क्वेश्चन देख लो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स वुड फर्निश 3 आइसोमेरिक कंपाउंड्स विद वन मोर सब्स्टिट्यूट। इसका ये मीनिंग है कि जैसे मैं फर्स्ट कंपाउंड चूज करूं तो उसमें ये एक Cl ऑलरेडी लगा हुआ है ना। अब वो क्या कह रहा है कि अगर बाई चांस इसमें एक और Cl मैं लगा दूं तो कितने आइसोमर्स मिल सकते हैं। तो अगर मैं इसमें एक और Cl लगा दूं, कहाँ कहाँ लगा सकता हूँ। I can place Cl here. I can place Cl here. कितने मिल गए बेटा। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड को टिक कर लो इसी तरह से बेटा। इसमें ऑलरेडी 2 हैं, अब वो कह रहा है एक और लेकर आओ, तो आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो। यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हो, और अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ लगाया तो क्या इसके जैसा कोई इन दोनों में से है। सेकंड वाला ये yes. सेकंड वाला तो ये वैलिड नहीं है। फिर मान लीजिए किसी बच्चे को दिमाग में आया कि यहाँ लगा दे, तो क्या इसके जैसा इन दोनों में से कोई है। First यस, one. फर्स्ट ये वन। नहीं होगा, तो इसके लिए कितना आंसर हो जाएगा बेटा। 2 2 सच आइसोमर्स पॉसिबल, यहाँ पर 3 सच आइसोमर्स। ठीक, अब मान लीजिए मैंने थर्ड कंपाउंड पिक किया। थर्ड कंपाउंड में यहाँ और यहाँ Cl है। अब इसमें कह रहा है एक और Cl लगा दो और कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। तो भाई एक तो मैं इनके बीच में ऐसे डाल सकता हूँ, फिर एक यहाँ डाल सकते हैं, और पॉसिबल है यहाँ पॉसिबल है क्या। ये इन तीनों में से कुछ अलग है इनसे, ये इसके जैसे ही है। तो थर्ड वाला नहीं है अलग है पॉसिबल। पॉसिबल है ना, तो ये हो जाएंगे 3। सर थर्ड वाला नहीं होगा ना। क्यों। सर अरे थर्ड भाई, वाले में वो मेटा पोजीशन है और ये दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं। ना ना तुमको ये नहीं देखना है, उसने कहा कितने आइसोमर्स तुम लिख सकते हो। ओके समझे ना, उसने कुछ और तुमसे नहीं पूछा, उसने बोला कितने आइसोमर्स तुम लिख सकते हो। तो 3 आइसोमर्स में लिख सकता हूँ थर्ड कंपाउंड के लिए। ठीक, फोर्थ वाले में सोचो, यहाँ Cl लगा है, यहाँ Cl लगा है। अब मेरे को अगर एक और Cl डालना हो तो मैं कहाँ कहाँ डाल सकता हूँ। तो यहाँ डाल सकता सिर्फ एक ही होगा। ये हाँ, बनेंगे ओनली वन। एक ही बनेगा। बिल्कुल सही, अरे वाह, वेरी गुड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1 and 3 है ना, कॉपी कर लो बेटा इसको। आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी लोग मिस्टेक करते हैं बेटा इसमें। सर सर एक सिली डाउट है। हम्म, सर जो सेकंड ऑप्शन का आपने थर्ड केस बनाया ना, सेकेंड ऑप्शन थर्ड केस मतलब सर आपने, सेकेंड कंपाउंड। हाँ सर, सर तो उसमें एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे ऐसे नहीं हम कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको ऐसा पूछ रहे हैं ना कि अच्छा प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे आप इसमें जा ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक प्लेन में होगा। अच्छा ओके सर। नहीं समझे, तुम्हारा नहीं, कोई भी कार्बन देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यस और सर। उसका हर एक एटम जो आजू बाजू लगा होगा वो उस प्लेन में ही होगा। तो प्लेन के ऊपर नीचे कैसे ले जा सकते। अच्छा ये ओके सर, यस गॉट इट। कॉपी हो जाए तो बताइए बेटा।
सर यस बेटा। तो या तो 12th क्वेश्चन में ये तो मेंशन नहीं किया ना कि जो वन मोर सब्स्टिट्यूएंट है वो Cl ही होना चाहिए, हाँ वो कोई और लगा अंडरस्टूड दो। है। नहीं नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया एग्जांपल, कुछ और लगा दो। फिर भी सेम ही होगा। हाँ। ओके। सर अगला पेज दिखा सकते हैं? मैं तो पूछ ही रहा हूँ, आप बोलें तो थोड़ा। सॉरी सर। कॉपी कर लें तो बताएं बेटा। डन सर। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है और एक क्वेश्चन ये है, ये होम असाइनमेंट 1 का है। हाँ बेटा, होम असाइनमेंट 2 का एक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ये हो गया, और एक क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कितना करिए बेटा? फिर मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस लिखाऊंगा।
और है बेटा इस बार? आंसर डालिए बेटा चैट बॉक्स में। वेरी गुड अमित। अर्पित वेरी गुड। प्रत्याशा वेरी गुड। साहिल वेरी गुड। जो नहीं आता उसको आप छोड़ दो। यश वेरी गुड। सबने सोच लिया मैं डिस्कस करूं? सर एक मिनट। ईशा वेरी गुड। अपूर्वा वेरी गुड। कुशल वेरी गुड। Nihil very good. Shesh very good. Prithviraj very good. सबने सोच लिया बेटा कर लें डिस्कशन। सानिका वेरी गुड।
इसमें क्वेश्चन जो है एक मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फाई का मतलब फिनाइल ग्रुप होता है। तो इसमें बड़ा आसान तरीके से आप इसको आंसर कर सकते थे। बहुत बार मैंने आपको बता रखा है कि अगर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, ये सारा का सारा एल्काइल ग्रुप है ना। सो एल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन के साथ होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर किस बेसिस पे डिसाइड होती है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो केवल आपको नंबर ऑफ अल्फा एच देखने थे बस, इधर 3 अल्फा एच, इधर 2 अल्फा एच, इधर 1 अल्फा एच, बस इस तरह से देखना था। स्ट्रेट आपका आंसर आ जाता है 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेंजीन में उतना उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो 17th के लिए ए इज द राइट आंसर। आप सब चेक करो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा, और इसको क्लियरली हाईलाइट करिए, बार बार ये चीज हो चुकी है। सर मुझे एक डाउट है। बोलो बेटा। सर सेकंड वाले केस में जो अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो स्टेबल होगा ना ज्यादा? कौन सा कार्बोकेटाइन? सर सब सर जो बीच में जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो वो नेबरिंग वाला एटम पे कार्बोकेटाइन बनेगा ना? तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी डिसाइड कौन करेगा? ये जितना इलेक्ट्रॉन अंदर भेजेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर इसके पास है ना। सर तो बट इलेक्ट्रॉन सर यस सर सर बोलो। बट सेकंड वाले केस में मतलब मॉडरेट नंबर ऑफ अल्फा एच भी है और एक मिथाइल ग्रुप भी लगा है। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, तुमको कितनी बार ये चीज कई बार हमने लिखी है बेटा। वो जो तुम लॉजिक बोलना चाहते हो ना, वो नॉर्मल सिचुएशंस में होता है, सिंपल सिचुएशंस में। कहीं कहीं पर कोई ग्रुप लगा है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, उसमें इंडक्टिव है, उनमें हम आंसर्स डिसाइड नहीं कर पाते इतनी आसान तरीके से। जबकि इसके लिए मैंने कई बार लिखाया हुआ, कम से कम नहीं तो 10-15 टाइम्स ये चीज लिखाई गई कि एल्काइल ग्रुप व्हेन कनेक्टेड विद बेंजीन इट इज अ स्पेशल सिचुएशन। Why hyperconjugation dominates here? Because one hyperconjugation will give you many resonating structures after that. That is why hyperconjugation के अलावा हम यहाँ कुछ सोचते ही नहीं है। वो तुम्हारा जो लॉजिक है वो एक सिंपल सिचुएशन पे है, यहाँ पर नहीं है। आई होप तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। यस सर थैंक यू सर। Should I remove this beta? Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दिया था होम असाइनमेंट 2 के लिए, है ना। वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर तुम रिकॉल करो तो मैंने ये एग्जाम्पल आपको लिखाया था, क्या आप याद कर पाओगे ये एग्जाम्पल?
मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया था कि दिस ग्रुप एज अ होल इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या वो पॉइंट तुम देख सकते हो? मैंने Yes, इसके sir. साथ साथ सिनामिक एसिड भी दिया था, सिनामेल्डिहाइड भी दिया था। मैं जानबूझ कर ये लिखा सो दैट आपको ये सब रट जाए, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ भी सकता है। ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल करके मैं लिखे, ये मैंने ऑलरेडी किया था। यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या था बेटा कि NO2 की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स NO2 की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, एज अ रिजल्ट इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, इसीलिए आपने इसको डीएक्टिवेटिंग बोला है। या मैं डीएक्टिवेटिंग लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ये बेटर वर्ड है, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। ठीक, अब ऑर्थोपैरा डायरेक्टर क्यों है? बिकॉज जब इलेक्ट्रोफाइल पिक्चर में आता है, अटैक करने के लिए आएगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो किधर फ्लो करने लगते हैं बेटा? टुवर्ड्स बेंजीन। सबको ये कॉन्सेप्ट याद है? Yes. अब इफ यू रिकॉल मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू कि जेईई एडवांस में दे आस्क न्यू क्वेश्चन। जिस भी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट फिफ्थ में अप्लाई करना आ गया, क्योंकि रटा हुआ नहीं है ये, आप देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता एज अ स्टूडेंट, मेरे दिमाग में, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, उन्होंने क्या किया क्वेश्चन में, इस जो मैंने यहाँ तुम्हें ये लिख के दिया, उसके बदले उन्होंने एक बेंजीन रिंग डाल दिया, और यहाँ NO2 वैसा ही है भाई। ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही जैसे बिहेव करेंगे ना रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको इधर फ्लो करा लो या उधर फ्लो करा लो। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होगा कि जो बीच की बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर रेजोनेंस कर रहे होंगे, टुवर्ड्स NO2 या टुवर्ड्स बेंजीन रिंग? तो आंसर है टुवर्ड्स NO2, बिकॉज NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। दैट इज व्हाई एज अ होल इस ग्रुप को आप क्या बोलोगे? बट अगर इलेक्ट्रोफाइल पिक्चर में आएगा तो एज अ होल ये ग्रुप कौन बन जाएगा? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. ठीक, अब इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा, ये क्वेश्चन ही रेज नहीं हुआ कि बीच की रिंग में अटैक होगा कि नहीं होगा। बीच की रिंग में तो अटैक होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो और ज्यादा डीएक्टिवेटेड है, समझे ना। लेकिन इस पे ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा या मेटा पे होगा, वो कैसे डिसाइड होगा? तो वो इन एग्जांपल्स के बेसिस पे डिसाइड होगा, व्हिच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो ये जो ये पोजीशन है ना, ये पैरा पोजीशन, इसको बोलते हैं, याद है इसी तरह का उसमें भी किया होगा पहले भी, लीस्ट क्राउडेड पैरा पोजीशन। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे। तो इनमें इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? फिफ्थ में बी आंसर हो जाएगा उससे। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो बेटा। ये समझ लीजिए कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन आया। एडवांस का इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज बार बार मैं बोलता हूँ कि वो इट्स नॉट अबाउट डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स अबाउट न्यू क्वेश्चन। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, बट उन्होंने चेंज किया। देखो एक बेहतरीन चेंज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना था कि भी ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर वो आप कर चुके तो आप समझो कि आप एक अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट। कॉपी कर लो बेटा इसको, और अगर नहीं कर पाए तो फिर परेशान मत होना, फ्यूचर में हो सकता है फिर आप और इम्प्रूव करें धीरे धीरे। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा।
Should I remove this? सबने लिख लिया? Yes, sir. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ फिनाइल बेंजोएट। तो पहले तो फिनाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए बेंजोइक एसिड पता होना चाहिए। बेंजोइक एसिड क्या होता है? ये जैसे कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होता है, तो एस्टर में क्या होता है, ये वाला पार्ट के बदले OR लगा होता है। तो इसमें भी उसने फिनाइल वर्ड यूज किया, तो मतलब ये यहाँ पर C6H5 लगा। तो ये हो गया फिनाइल बेंजोएट। इट्स नेम इज फिनाइल बेंजोएट। तो बताइए बेटा, इसमें कहाँ पर आपका ब्रोमिनेशन होगा? कई बार ऐसा एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इधर भी बेंजीन है। ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। तो ये आप माइंड में रखना कि इधर भी बेंजीन रहेंगे, तो इसको ठीक से ड्रॉ कर लो, इससे क्लैरिटी होगी। नाउ जस्ट लुक एट दिस पार्ट। ये वाला हिस्सा अगर तुम देखो इस रिंग के लिए, तो ये क्या है बेटा? डीएक्टिवेटिंग। किसके लिए? इस रिंग के लिए, ठीक। लेकिन अगर तुम इसको देखो तो ये इस बेंजीन रिंग को क्या कर रहा है? एक्टिवेट। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे इसको। क्या इतना समझ में आया? इसका मतलब दिस रिंग इज व्हाट? एक्टिवेटेड रिंग। यानी कि अगर ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन कुछ भी कराया आपने, तो वो यहाँ ऑर्थोपैरा पे आएगा, और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर भी है, ठीक। और ऑर्थोपैरा में ये पोजीशन जो पैरा है उसको लीस्ट क्राउडेड भी बोलेंगे। परहैप्स किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आंसर जो इसका होगा वो ये इस तरह से लिखा जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? You ask if you have any confusion. Then बेटा Please wait. सर डन। सर एक सेकंड दिखा सकते हैं सर? ओके। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर जो 23rd है,
Question number 23rd is very similar to question number 6. ध्यान से देखिए, केवल डिफरेंस क्या आया कि O के बदले CH2 लगा है, लेकिन CH2 भी वही काम करता है बड़ा, CH2 CH3 या कोई भी एल्काइल, यानी ये हिस्सा इस रिंग के लिए क्या है, एक्टिवेटिंग, और ये हिस्सा इस रिंग के लिए क्या है बता, डीएक्टिवेटिंग। तो बताइए अगर इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराओगे तो कौन सी रिंग पे अटैक होगा? राइट वाला। दिस विल बी अटैक। और इसमें कौन सा पोजीशन लीस्ट क्राउडेड है? पहला। आई होप ये छोटी छोटी बातें सबको समझ में आ रही होंगी, इसीलिए मैं इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन बीच बीच में कर रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स भी लाना है आपको, खाली थियरी आपने लिख कर रख ली उससे कोई फायदा नहीं। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। आंसर। ओके चलो, अब एक पॉइंट हम लोगों ने बीच में लिखा हुआ था, प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा कि एक्सेप्ट सल्फोनेशन, इसको मैं बाद में और डिटेल में भी कराऊंगा, लेकिन याद रखना है ये चीज आपको, एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन in all electrophilic aromatic substitution of benzene,
there is no primary kinetic isotopy है। का मतलब समझ रहे हो बेटा? अगर मैं आपसे C6 और C6D6 इन दोनों का रेट या C6T6 इनका रेट कंपेयर करने को बोलूं, तो अगर मैं बोलूंगा क्लोरीनेशन, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? क्या आप समझ पाए? नाइट्रेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए सल्फोनेशन, तो आप आंसर क्या लिखोगे? Sir, H greater than D greater than T. हाँ, रेट जो है वो H वाले के लिए ज्यादा हो जाएगा बिकॉज उसका रिलीज आसान है। आयोडीनेशन के लिए पूछ लिया तो क्या लिखोगे? समझ गए सब? कॉपी कर लो बेटा, ये आपको मतलब कुछ पूछा जा सकता है। ऑल्दो इसका डिस्कशन और हम बाद में करेंगे, बट तब तक के लिए याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख। सर वो ES का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ। डन? Yes, sir. सर 1 मिनट। ओके। Done, sir. अब वापस आते हैं उसी टॉलुइन का जो डिस्कशन कर रहे थे। तो लेट मी राइट वन स्पेशल इक्वेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन of toluene. Friedel-Crafts alkylation of toluene. अब if I simply ask you
दैट ये जो CH3 है ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है या फिर मेटा डायरेक्टर है बेटा? क्या आंसर आप बोलोगे? और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। इसका मतलब अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका प्रोडक्ट लिखो, तो आप क्या क्या लिख सकते हो? एक ऑर्थो पे एक पैरा पे। यस, आप ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा लगा दोगे और एक पैरा पोजीशन पे ऐसा लगा दोगे। अब इनकी खास, अच्छा, इसको जाइलीन बोलते हैं, याद है ना? Yes, sir. इसको बोलते हैं पैराजाइलिन। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर मेटा भी मिल सकता है। Now let me tell you one thing. जो हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर ये सब जो हम बोलते हैं ना, ये काइनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, थर्मोडाइनमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलते। याद है आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने किया था थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो जो हमारी थियरी है, जो हमारी साइंस है, वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है काइनेटिक पर, कि जिसका रेट ज्यादा होगा बनने का वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जब हम ऑर्थोपैरा डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर जब बोलते हैं तो ये मानते हुए बोलते हैं कि उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रेट वाइज ज्यादा बन रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? Yes, sir. Now sometimes some other products will also form, but वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और वो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतनी इजिली। तो ये जो मैंने सामने लिखा हुआ है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है और ऑर्थोजाइलिन का परसेंटेज करीब करीब 54% रहता है और पैराजाइलिन का अबाउट 29% रहता है और इसका करीब करीब 17% रहता है। इतना भी कम नहीं है मेटाजाइलिन, इसीलिए उसको इंडिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर इसी रिएक्शन को तुमने कराया होता 80 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब यहीं पर मान लीजिए मैंने AlCl3 लिखा और यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस लिख लिया, तो ऑलमोस्ट ये बनता है आपका। तो इसका मतलब है ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा? क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे देखो ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन जैसे हाई टेम्परेचर हुआ ये प्रोडक्ट बढ़ गया। इसका मतलब ये टेम्परेचर वाला प्रोडक्ट है, तो उसको नाम देंगे TCP। अच्छा, यही रिएक्शन इवन एट 25 डिग्री सेल्सियस करा ली जाए, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी जो आपका मेटाजाइलिन होता है ना, वो अनफॉर्चुनेटली आप जो भी उसको बोलना चाहें, ये 69% के आसपास बनता है। तो ये आप पूरा कॉपी कर लो, ये डेटा बेस्ड समझ लो इसको। पर ये है कि आप माइंड में इसके थ्रू यू कैन एनालाइज दिस कि जो मेटाजाइलिन है दैट इज एक्चुअली थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, कंट्रोल प्रोडक्ट व्हेन टॉल्यूइन इज रिएक्टेड विद CH3Cl। इसको कॉपी कर लो बेटा। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, चाहिए तो 25 वाले का मेरे पास डेटा, ये 69% है और ये जो बनता है ये करीब करीब 28% बनता है और ये बनता है करीब करीब 3%। तो आप गेस भी कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इन तीन का, तो गेस कर पाओगे? कॉपी कर लो बेटा। सर ऑर्थो का परसेंटेज क्या लिखा है आपने 25 डिग्री सेल्सियस वाले केस में? क्या चीज? ऑर्थो का परसेंटेज क्या है लास्ट वाले केस में? 3%।
सर वो 69% है कि 60%? 69 बेटा। ओके सर। ये चीज आप हाईलाइट कर लेना बेटा। एट लो टेम्परेचर द रिएक्शन इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल, ठीक है, while at high temperature the reaction is under thermodynamic control. Can you repeat? At low temperature the reaction is under kinetic control and high temperature the reaction is under thermodynamic control. सर तो नथिंग सर। Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. अब यहीं पर you write Friedel-Crafts acylation. देखिए ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्ट नहीं लिख पाओगे, बट these percentages experimental data will give you some idea. Like अभी मैं इसका भी let me write Friedel-Crafts acylation. अभी इसका देखना तुम प्रोडक्ट, मैं डेटा लिखूंगा फिर उसको कंक्लूड करूंगा कुछ उसमें से, जैसे ये है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया, तो समझ लेना कि उसमें चेंजेस नहीं होते उस तरीके से जिस तरह से किसी और रिएक्शन में तुमने पढ़ा होगा। तो उसमें फिर हम केवल काइनेटिक कंट्रोल का डिस्कशन करते हैं, ये याद रखना। ये नहीं कि तुम हर जगह जबरदस्ती थर्मोडायनामिक कंट्रोल लेकर बैठ गए। अब इस वाले में जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये है पैरा पोजीशन पे, और ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है, और दूसरा जो मेटा वाला है वो निग्लिजिबल है। तो अब ये मेजर क्यों बना होगा, तो रीजन आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कि ये जो Bulky. एक सब बल्कि ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पोजीशन इसके लिए क्राउडेड पोजीशन होगी। तो इसने कौन सा पोजीशन सिलेक्ट किया, पैरा वाला, राइट। जबकि इस वाले में क्या हो रहा था कि पैरा पोजीशन जो है लीस्ट क्राउडेड तो है, लेकिन इस ऑर्थो पोजीशन पे इसका इंडक्टिव भी तो वर्क कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा थी। तो अगर ये CH3C है उतना क्राउडेड नहीं था, तो इसने कहाँ की पोजीशन को प्रिफर किया, ऑर्थो पोजीशन की। दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग ऑर्थो प्रोडक्ट एज मेजर प्रोडक्ट। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया सबको बेटा? Yes, sir. ये चीज आप हाईलाइट भी कर लो और ये नोट कर लो। सर आपने यही बोला था ना कि अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है तो उसे काइनेटिकली कंट्रोल ही समझना है ना। हाँ, मतलब हम लोग ज्यादातर जो डील करते हैं ना वो काइनेटिक में ही डील करते हैं। तो एक दो रिएक्शंस है जो सिलेबस वाइज भी थर्मोडायनेमिकली पढ़नी होती है, जैसे ये टॉलुइन का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन
और हमने एल्काडाइन का रिएक्शन एक पढ़ा था। तो ऐसी कुछ लिमिटेड रिएक्शन है जिनमें हमको थर्मोडायनामिक में डिस्कशन करना है। ये बेटा यस सर। अभी सिमिलर टाइप में मैं आपको बाकी रिएक्शंस भी दे देता हूँ। डेटा एक दो रिएक्शंस का लिख दूंगा बिकॉज वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, इट विल बी लिटिल टफ फॉर यू। जैसे आप हेडिंग डाल दीजिएगा हेलोजिनेशन। तो ऐसा कुछ आपको नहीं है कि आप प्रोडक्ट लिख नहीं पाओगे। आई एम जस्ट गिविंग यू सम डेटा जो मेरे पास है। तो ये करीब करीब 58% बनता है, ये करीब करीब 42% बनता है। अब सोचिए, मतलब इट इज इजी नाउ फॉर यू टू प्रेडिक्ट थिंग्स। लाइक जैसे मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ, ये आप अपने आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप बता पाएंगे कि यहाँ ये क्यों मेजर है, ये क्यों यहाँ पर मेजर है। इज इट क्लियर बेटा? सर नहीं समझ आया, रीजन बता सकते हैं? अबे यार हद हो गया, कोई इसको एक्सप्लेन करो यार, अभी बताया फिर भूल गए। जो CH3 ग्रुप है उसका इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट क्लोजर होगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसीलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा। वो तो पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए क्यों दूसरा वाला पूरा बता। मेनली बीआर पैरा पे मेजर क्यों होगा वो पूछ रहा था मैं। ये देखो चालाक निकला, इसको पहला वाला आंसर मिल गया अभी। अब ये पहला नहीं मांगेगा, हाँ ये नहीं बड़ा। नहीं सर, वो हाँ, कि वो ऑर्थो पे मेजर बनेगा, पैरा नहीं समझ आया, बीआर पैरा पे मेजर क्यों है? कोई बता सकता है बेटा इसको? अरे यार हद हो गई, अभी आई जस्ट एक्सप्लेन्ड, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड कि पैरा वाला क्यों कब मेजर बनता है और क्यों बनता है। क्या बोला था मैंने यहाँ पर? तो ब्रोमीन बहुत बल्कि है इसीलिए पैरा पे। यस, तो एज कंपेयर टू Cl, Br इज अ बल्की एटम, तो इसीलिए उसके लिए पैरा पोजीशन ज्यादा सुटेबल है। हद हो गई, कॉपी कर लो उसको बेटा। Should I remove this? सर एक मिनट।
डन सर। चलो अच्छा, अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।